नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सिलेक्शन वे जीएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पढ़ा था। इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में हमने बात की थी। माफ़ी चाहूँगा कि 1 दिन का ब्रेक हो गया। उसका रीज़न ये रहा कि हमने एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वो वीडियो यूट्यूब पर हमने डाला भी था, पर उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस का इश्यू आ गया। तो मैं दोबारा इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा था, एक बार पहले हम वो रिकॉल करेंगे और फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएँगे और अपने इस चैप्टर में आज हम एक बड़े हिस्से को पूरा कर लेंगे, एक बड़े हिस्से को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको पुरानी क्लास याद हो, तो हमने अपनी कहानी को यहाँ से शुरू किया था कि देखिए सर, भारत अक्षांश के आधार पर इंडिया लैटिट्यूड के बेसिस पर उत्तरी गोलार्ध में आता है और वहीं देशांतर के आधार पर जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर हम बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया में भी हम दक्षिण एशिया अर्थात साउथ एशिया में आते हैं। इसमें भी हम भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल है। भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। इक्वेटर से अगर हम इंडिया के डिस्टेंस की बात करें कि सर इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, तो ये 0 डिग्री है। यहाँ हमारा भारत है, तो ये जो दूरी है ये 876 किलोमीटर की है। 876 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इतना पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े थे और हमने इस बारे में चर्चा की थी कि हमारे देश का नाम क्या-क्या है, हमारी कंट्री का नाम क्या-क्या है। तो हमने देखा था कि हमारे देश के 2 औपचारिक नाम हैं, हमारी कंट्री के 2 ऑफिशियल नाम हैं। एक है भारत और दूसरा है इंडिया। जो नाम हमारे देश को भारत मिला है, ये नाम मुख्य रूप से हमें ऋग्वेद में भरत नाम का एक कबीला था, वहां से ये नाम भारत हमें मिला है। और वहीं जो नाम है इंडिया, ये नाम ग्रीक्स के द्वारा भारत को दिया गया। ग्रीक लोगों ने ये नाम इंडिया दिया था। वह कहानी वही है कि सिंधु नदी को इंडस कहा और इस पूरे क्षेत्र को इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। उसके अलावा हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भी होता है। चीन के लोग तियानजू नाम का प्रयोग करते हैं। ईरान या फारस से हिंदुस्तान नाम भी भारत आया है। आर्यावर्त नाम का उपयोग करते हैं। ब्रह्मावर्त नाम का इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जम्मू द्वीप नाम का एक बहुत विशाल इलाका था। जम्मू द्वीप नाम का एक बहुत बड़ा इलाका था और उस इलाके में 9 हिस्से थे और उन 9 हिस्सों में से एक हिस्सा भारत का था, एक हिस्सा इंडिया का था। तो ये हमने भारत के नाम की कहानी देखी थी। नाम पढ़ने के बाद हमने एरिया के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। नंबर 1 पर जो देश आता है, सबसे पहले स्थान पर आता है वो है रूस। रूस के बाद नंबर 2 पर आता है कनाडा। कनाडा के बाद अमेरिका, फिर चीन, चाइना के बाद जो देश है ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है भारत। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान है और 10वें नंबर पर प्यारे साथियों अल्जीरिया है, जो कि अफ्रीका में आता है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। पूरे दुनिया के लैंड मास का सिर्फ 2.4% ही इंडिया के पास है। लेकिन अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की सेंसस के हिसाब से भारत की जनगणना 121 करोड़ थी। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश था। हालांकि आज हम दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुके हैं और उस आधार पर अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से दुनिया की जनसंख्या का 17.5% बनाती है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% बनाती है। तो पूरी दुनिया का हमारे पास सिर्फ
2.4% जमीन है, जबकि पूरी दुनिया की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, अगले हिस्से पर आए थे और हमने कर्क और मकर रेखा या हम ये कहें कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने ये कहा था कि सर देखिए भारत का सबसे बिंदु कौन से हैं। हमने पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था वो यही डिस्कस किया था कि भारत का सबसे बाहरी बिंदु कौन से हैं, सबसे मोस्ट अपर मोस्ट पॉइंट कौन से हैं। तो इसमें प्यारे साथियों हमने देखा कि जब आप सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो ये है इंदिरा कॉल। अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, सॉरी, अगर हम एक सेकेंड दीजिएगा बस, हाँ जी, तो ये है इंदिरा कॉल। अगर हम मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये है कन्याकुमारी, और ओवरऑल भारत के सबसे उस बिंदु की बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में आता है। उसी तरह जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये गुहार मोती है जो गुजरात में आता है, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है, ये है किबिथु। ये कौन सा है दोस्तों, ये है किबिथु। तो किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब यहां से यहां तक अगर हम भारत का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार देखें तो हमने देखा था कि सर इसकी शुरुआत जो होती है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से होती है, लेकिन यहां पर वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर हो जाता है और ऊपर जाते जाते 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाता है। वहीं अगर हम गुहार मोती की बात करें तो यहां दोस्तों 68 डिग्री, एक सेकेंड, 68 डिग्री और 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है, 68 डिग्री और 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है, और यहां जाते जाते ये 97 डिग्री और 25 मिनट का पूर्वी देशांतर हो जाता है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर हो जाता है। ये भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार था, ये इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन था। इतना ही नहीं, हमने तो ये भी पढ़ा था प्यारे साथियों कि भारत की उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है या 3214 किलोमीटर है, और भारत की जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, वो 2933 किलोमीटर है। इतना विस्तार हमें दिखाई देता है, इतना एक्सपेंशन हमें दिखाई देता है। ठीक है जी, इतना विस्तार हमें दिखाई देता है, इतना एक्सपेंशन हमको दिखाई देता है प्यारे साथियों। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिक बातें हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। यहां तक की चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से कर ली थी कि सर इतनी बातें तो हमें अच्छे से समझ में आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से की बात करते हैं। ठीक, अब आप ये समझें कि हमने ये देख लिया कि भारत से अक्षांश रेखाएं जाती हैं। अब अगर हम रफली बात करें तो यहां से 8 डिग्री की रेखा जा रही है और यहां से 37 डिग्री की रेखा जा रही है। तो इसके बीच में एक लाइन है दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसके बीच में एक लाइन है 23.5 डिग्री, इसके बीच में एक लाइन है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, अर्थात 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसी को हम नाम दें तो ये है 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये भी भारत से निकलती है,
ये भी इंडिया से निकलती है। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, ये इंडिया के कितने स्टेट से होकर के जाती है। तो आप खुद ध्यान से देखो कि सर सबसे पहले ये गुजरात में है, गुजरात के बाद ये राजस्थान में है, फिर नंबर 3 मध्य प्रदेश, सबसे अधिक रास्ता यहीं पर है, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। तो कितने राज्यों से जाती है सर? ये कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। ये टोटल 8 स्टेट से होकर के जाती है, 8 राज्यों से होकर के जाती है। अब ये प्लीज क्रम से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इन्हें ऐसे पूछता है कि इन्हें वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में जमाओ, या फिर पूछ लेगा कि इन्हें ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर में जमाओ। आपको सिर्फ वेस्ट टू ईस्ट याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा? झारखंड। झारखंड के बाद क्या है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद क्या है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ब्लैंक मैप में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी, बढ़िया तरीके से चीजें आपको याद हो जाएंगी। सर सबसे पहला राज्य तो था गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्टेट आर 8। कि सर ये 8 राज्यों से होकर के जाती है। इट पासिस थ्रू दी 8 स्टेट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 डिफरेंट स्टेट से होकर के जाती है। एक नदी है दोस्तों, और उस नदी का नाम है माही। ये राजस्थान एमपी वाले इलाके में मिलेगी। तो यहां एक नदी आपको मिलेगी माही। जो माही नदी है ये इसलिए फेमस है कि जो माही रिवर है, जो माही रिवर है ये कर्क रेखा को, ये कर्क रेखा को अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताइए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो उस नदी का नाम है माही नदी। उस नदी का नाम क्या है? माही नदी। ठीक। अब यहीं से एक सवाल बनता है कि सर हमने बहुत पहले यह चर्चा की थी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो लैटिट्यूड होता है अर्थात जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनके द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है। सर इनके द्वारा हम क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो आप ये बताइए कि भारत की जलवायु किस प्रकार की होगी, इंडिया के क्लाइमेट किस प्रकार का होगा? तो भारत की जो जलवायु है ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस प्रकार की जलवायु है? ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु अर्थात ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। इस प्रकार की जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु। अब आपके मन में फिर एक सवाल आएगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सर हमने तो ये पढ़ा था कि सर कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है ट्रॉपिकल और उसके बाद होता है टेम्परेट। याद आ रहा है? तो सर यहां से जा रही है कर्क रेखा। अब इसके नीचे वाला इलाका होना चाहिए ट्रॉपिकल, मतलब उष्ण कटिबंधीय, और ये जो इलाका है ये ठंडा इलाका टेम्परेट होना चाहिए। ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए। पर आप कह रहे हैं कि पूरे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, पूरे इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा है बिकॉज ऑफ द हिमालयाज। देखो यहाँ पर ना आपको माइटी हिमालयाज देखने मिलेंगे, हिमालय पर्वत देखने मिलेगा। अब हिमालय पर्वत क्या करता है कि ये रूस और मध्य एशिया से यहाँ बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, जिन्हें साइबेरिया की ठंडी हवाएं कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? साइबेरिया की ठंडी हवाएं कहा जाता है, साइबेरिया की कोल्ड विंड कहा जाता है। हिमालय इनको भारत में आने से रोक देता है। अगर ये हवाएं भारत में आ जाएं तो ये पूरे उत्तर भारत के तापमान को नीचे कर देंगे, ये पूरे नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर को गिरा देंगे, पूरे उत्तर भारत के तापमान को ये कम कर देंगे, पूरे नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर ये गिरा देंगे, पूरे उत्तर भारत का तापमान ये कम कर देंगे। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हिमालय की वजह से ये अंदर नहीं आ पाती, तो भारत का ऊपर वाला हिस्सा जो शीतोष्ण कटिबंध में है, जो टेम्परेट में है, फिर भी इसका तापमान ज्यादा बना रहता है, फिर भी इसका टेम्परेचर ज्यादा बना रहता है। नंबर 1। दूसरा, मानसूनी जलवायु क्यों? मानसूनी जलवायु इसलिए, मानसूनी पवनों के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मानसूनी पवनें आवर्ती पवनें होती हैं। जो मॉनसून विंड है वो पीरियोडिक विंड होती है। ऐसी पवनें जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करें, उन्हें हम आवर्ती पवन का नाम देते हैं, उन्हें हम पीरियोडिक विंड का नाम देते हैं। अब मानसूनी पवनें क्या कर रही हैं? तो मानसूनी पवनें 6 महीने भारत की तरफ चलती हैं। जो अभी मौसम आ रहा है वो 6 महीने भारत की तरफ चलेंगी। तो ये हिमालय पर्वत क्या करता है दोस्तों? इन मानसूनी पवनों को बाहर जाने से रोकता है। तो ये भारत में बारिश करती हैं, ये इंडिया में रेनफॉल करती है। तो अब आपको इस स्लाइड का हर एक बिंदु समझ में आएगा। ये देखिए कि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जो इंडिया का क्लाइमेट है, इट इज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, और इसका सबसे बड़ा कारण है हिमालय। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, और इसका सबसे बड़ा कारण है हिमालय का होना। और जो माही नदी है, माही, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन एक और सवाल आता है। सवाल ये आता है कि उस अक्षांश रेखा का नाम बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। सवाल ये पूछा जाता है कि उस अक्षांश रेखा का नाम बताओ, उस लैटिट्यूड का नाम बताओ, उस अक्षांश रेखा का नाम बताओ, उस लैटिट्यूड का नाम बताओ, जो कि उस अक्षांश रेखा का नाम बताओ जो कि भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर के जाती है, जो कि भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर के जाती है, जो इंडिया के मैक्सिमम स्टेट से होकर के जाती है, मैक्सिमम स्टेट से होकर के जाती है, सर्वाधिक राज्यों से होकर के जाती है। तो अब आप कहोगे कि सर वो तो 23.5 डिग्री का अक्षांश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। लेकिन वहीं दोस्तों, जो 24 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है, 24 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 10 राज्यों से होकर के गुजरता है। सर कौन कौन से राज्य हैं? तो 8 हो गए कर्क रेखा वाले, इसमें यूपी जोड़ दो और इसमें मणिपुर जोड़ दो, खत्म। ये आपके 10 राज्य हो गए। आइए एक बार मैप में आपको ये दिखाते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत से सर्वाधिक राज्यों से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, मैक्सिमम स्टेट से कौन सी लैटिट्यूड लाइन गुजरती है। तो इसमें आप देख पाइए, जो सर्वाधिक राज्यों से जाएगी वो देखो गुजरात से तो जा ही रही है। यहाँ देखो ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये यूपी को भी क्रॉस कर दिया, झारखंड को क्रॉस कर दिया, वेस्ट बंगाल को क्रॉस कर दिया, यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। ये है 24 डिग्री उत्तर। तो ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था।
एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सर्वाधिक राज्यों से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, इंडिया के मैक्सिमम स्टेट से कौन सा लैटिट्यूड निकलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के सर्वाधिक राज्यों से 24 डिग्री की अक्षांश रेखा निकलती है, 24 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड निकलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं दोस्तों। क्या होता है, जैसे अगर मेरा किसी और प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो आ रहा है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बस मेरे कुछ प्रायर कमिटमेंट है। जब हमने यहाँ ज्वाइन किया था तो वहाँ कुछ बैचेस चल रहे थे, आने वाले 3 4 5 महीनों में तभी हमारा कोर्स लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे बीच में छोड़ करके चीजें आ जानी चाहिए? नहीं ना। अगर किसी का हमने कोर्स लिया है, अगर हमारे वहाँ विद्यार्थी हैं, तो हमें वो कोर्स पूरा कराना पड़ेगा। तो अननेसेसरी का ये मत कीजिए। आप खुद देखेंगे कि 4 या 5 महीने के बाद जब सारी चीजें समाप्त होंगी तो पूर्ण रूप से मैं आपको यहीं पर मिलूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इत्मीनान रखना। हमेशा एक ही एक बात आप पूछते रहते हैं, हमेशा एक ही बात को मैं क्लैरिफाई करता रहता हूँ। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, आप इस बात से मतलब रखें कि सर हमारी क्लास हो रही है, हमें पढ़ा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और जब हमने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए वहाँ पर, चूंकि वहाँ बहुत सारे विषय पढ़ाता हूँ, है ना, वहाँ मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, और एमपीपीएससी मेंस के लिए ये विषय चल रहे हैं, एनसीईआरटी वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो कराने में मुझे समय लग रहा है। तो वो जैसे ही कंप्लीट होंगे, द बैचेस विल बी ओवर, और फिर उसके बाद मामला खत्म है। तो बार बार एक ही एक बात क्यों बुलवाते हो यार, कि हर दिन एक ही बात मैं बोलता रहूं? ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रख के ना चीजों को समझे। और अल्टीमेटली जब मैंने कह दिया था, जब मैं यहाँ आया था, कि भाई एट द एंड ये द फाइनल डेस्टिनेशन वाली बात है जहां मैं आ चुका हूँ। ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। ठीक, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। अब मैं कभी भी किसी भी संस्थान में ना बीच में छोड़ के नहीं आता, कभी भी। ठीक, तो ये थोड़ा-सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और बार-बार एक ही एक बात ना दोहराया करो यार, और मुझे भी एक ही एक बात बार-बार बोलनी पड़ेगी। आप इत्मीनान से पढ़ो, हम मेहनत करके आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, आप देखो आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगी। तो इस पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, रादर कि हम दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करें। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं दोस्तों। एक बार ज़रा देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और अगले हिस्से पर हम बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे देशांतरीय विस्तार से जुड़ा हुआ है, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। देखो, अब हमने जब देशांतर के बारे में बात की थी, जब हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, जब हमने देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड के बारे में बात की थी, तो हमने यहाँ एक टॉपिक डिस्कस किया था कि सर जो देशांतर है, जो लॉन्गिट्यूड है, इसका उपयोग हम समय के निर्धारण के लिए करते हैं, इसका उपयोग हम टाइम को डिसाइड करने के लिए करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अक्षांश और देशांतर वाला लेक्चर एक बार जरूर देख लें, आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला लेक्चर एक बार जरूर देख लें, तभी आपको ये लेक्चर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि सर आखिर हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं, हम टाइम को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो ये हमने देखा था कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, तो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से, इस तरीके से आप देख पाएंगे कि बिल्कुल बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गुजरती है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन जाती है, और ये जो देशांतर रेखा है, इसे हम 0 डिग्री का देशांतर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री का देशांतर बोलते हैं, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब ये जो 0 डिग्री का देशांतर है, ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये क्या काम करता है इसको समझो। इसी के आधार पर, ये जो 0 डिग्री का देशांतर है, इसी के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं, इसी के आधार पर हम टाइम को डिसाइड करते हैं। ठीक, कैसे किया जाता है समझे। जो भी इलाके इसके पूर्व में हैं, जो भी इलाके इसके ईस्ट में हैं, वहां पर हमेशा समय प्लस में होगा, और जो भी इलाके इसके पश्चिम में है, वेस्ट में है,
वहां पर समय हमेशा इसके माइनस में होगा। मतलब कारण यह है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और चूंकि सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इसलिए यहां पर आप देखोगे इस पूरे के पूरे इलाके में कि समय हमेशा यहां से ज्यादा ही रहेगा। जैसे भारत के बारे में आप पढ़ते हैं कि +5:30 GMT लिखा रहता है। मतलब ये जो ग्रीनविच समय है या ग्रीनविच रेखा पर जो समय है, उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं, उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो सर समय कैसे डिसाइड होता है? तो देखो, समय ऐसे डिसाइड होता है, टाइम ऐसे डिसाइड होता है कि पहले हर एक एरिया को, पहले जो भी एरिया है, कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कोई कंट्री हो, अर्थात कोई देश हो, तो उसे एक मानक समय रेखा का चयन करना पड़ता है। उसे एक मानक समय रेखा का चयन करना पड़ता है, उसे डिसाइड करनी पड़ती है एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन, उसे डिसाइड करनी पड़ती है एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन, अर्थात एक मानक समय रेखा। मानक समय रेखा एक ऐसा देशांतर होता है जिसके आधार पर किसी क्षेत्र या देश के समय को निर्धारित किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक ऐसा लॉन्गिट्यूड होता है जिसके बेसिस पर किसी पर्टिकुलर एरिया के हम टाइम को डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि हमारा प्यारा भारत देश, हमने 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को अपनी मानक समय रेखा के रूप में चुना है। हमने ये कहा है कि सर ये जो 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, ये हमारी मानक समय रेखा है, ये हमारी स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। मतलब ये है कि अभी, जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आपकी घड़ी में 8:30 या 9 बजे हुए हैं, तो ये वो टाइम है जो इस समय पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। तो हमारे देश में आप कहीं पर भी हो, चाहे आप गुजरात में हो, गुहार मोती में, चाहे आप किबिथु में हो, कहीं पर हो, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, हर जगह पर वही समय हम मानते हैं जो 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर पर होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं, हमने आपको बताया था कि जिन देशों का क्षैतिज विस्तार ज्यादा होता है, जिनका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ज्यादा होता है, वहां ज्यादा समय क्षेत्र होते हैं। जैसे कि रूस 11 समय क्षेत्र हैं, अमेरिका वहां पर भी 11 समय क्षेत्र हैं, हालांकि चीन ने एक ही रखा है, और फ्रांस में 12 है। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे कि सर फ्रांस तो इतना सा देश है, भारत से भी छोटा है, तो फ्रांस में 12 समय क्षेत्र क्यों है? फ्रांस में वैसे तो एक ही टाइम जोन है, लेकिन फ्रांस के जो द्वीप हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यू कैलेडोनिया करके आइलैंड है, यहाँ मायोटे करके आइलैंड है, यहाँ अंटार्कटिक लैंड्स करके आइलैंड है, यहाँ सेंट पियारा करके आइलैंड है, ऐसे बहुत सारे उसके आइलैंड हैं। तो दुनिया भर में उसके ऐसे आइलैंड फैले हैं, इसलिए फ्रांस के 12 समय क्षेत्र हो जाते हैं। तो अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा मानक समय रेखाएं हैं, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन, द आंसर वुड बी फ्रांस। जवाब क्या होगा? फ्रांस। कि फ्रांस के पास सर्वाधिक मानक समय रेखाएं हैं, जो फ्रेंच है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन है, सर्वाधिक समय रेखाएं उनके पास आती हैं। फ्रांस के बाद अमेरिका और रूस हैं, और दोनों के पास 11-11 समय रेखाएं। भारत के पास कितना है? तो सर भारत का एक ही टाइम जोन है, और वो है 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब आगे बढ़ने से पहले कि सर ये प्रयागराज मिर्जापुर के नैनी के पास से गुजरती है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है, 1 सितंबर 1947 को इसको अपनाया गया,
उससे पहले भारत में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता टाइम जोन होते थे। इन सबको पढ़ने से पहले एक बार कैलकुलेशन वाले पार्ट पे काम कर लेते हैं। हमने उस लेक्चर में बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, पर दोबारा एक बार हम कैलकुलेशन वाला काम कर लेते हैं कि आखिर ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो, इनका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये हमारा 0 डिग्री का लाइन है। कौन सा लाइन है जी? 0 डिग्री का लाइन है। और मान लेते हैं कि यहाँ दोपहर के 12 बजे हुए हैं और ये हमारे 82.5 डिग्री का देशांतर है। कौन सा देशांतर है? 82.5 डिग्री पूर्व। अब ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब आप ईस्ट में जाते हो तो हमेशा टाइम प्लस होगा। अब अगर पुरानी चीजों को याद करें तो हम ये जान चुके थे कि सर हमारी जो पृथ्वी है ये 24 घंटे में कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में लगभग ये 15 डिग्री घूम जाती है। और इस तरह से 1 डिग्री का जो मान निकल के आता है वो 4 मिनट आता है, वो 4 मिनट आता है। ये 1 डिग्री की वैल्यू है। तो अब आप ये देखें कि ये अंतर कितना है, तो सर ये 82.5 डिग्री का। कितना अंतर है? 82.5 डिग्री का अंतर है। तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो ये जो आंकड़ा निकल के आता है ये 330 मिनट का आंकड़ा निकल के आता है। अब 330 मिनट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सर ये 5 घंटे और 30 मिनट। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सर ये 5 घंटे और 30 मिनट। 6 पंचे 30, 300 और 30 मिनट हमने और जोड़ दिए तो 5 घंटे 30 मिनट का आंकड़ा हो गया। 5 आवर 30 मिनट का आंकड़ा हो गया। 5 घंटे और 30 मिनट का आंकड़ा हो गया। तो इसीलिए हम हमेशा लिखते हैं कि भारत का जो टाइम है वो +5:30 GMT है। वो कितना है? वो +5:30 GMT है। +5:30 GMT। इसीलिए हम ये बात लिखते हैं। दैट इज वाई वी मेंशन दिस थिंग कि कितना आंकड़ा है? +5:30 GMT का आंकड़ा है। क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखनी है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये याद रहे। ऐसे ही ये टाइम को डिसाइड किया जाता है, ऐसे ही हम समय को निकालते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर ये जो 82.5 डिग्री का देशांतर है ये कहाँ से होके गुजरता है, क्या क्या बातें हैं, तो इस बारे में जरा समझो। तो ये जो 82.5 डिग्री का देशांतर है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी, यूपी के बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा ये छत्तीसगढ़ जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा जाता है और आखिर में ये आंध्र प्रदेश जाता है। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। देखो, एक तो सीधा सवाल बनता है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन कौन सा है? तो जवाब होगा 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कहां कहां से जा रहा है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब तुरंत याद कर लो कि कर्क रेखा कहां से होकर के जाती थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से होकर जाता था। तो कर्क रेखा जो है अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सर वो कहां कहां से होकर जाती थी? तो वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होके जाता था। सर सबसे अधिक राज्यों से कौन सी कर्क रेखा होकर के जाती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से कौन सी अक्षांश रेखा जाती है? कौन सा लैटिट्यूड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट को क्रॉस करता है? तो क्या जवाब होगा कि सर उस लैटिट्यूड का जो नाम है, उस अक्षांश का जो नाम है वो है 24 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, जो सर्वाधिक राज्यों से होकर के जाता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से होकर के जाता है 10 राज्य। 8 तो कर्क रेखा वाले, 8 तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले
और फिर उसमें उत्तर प्रदेश और मणिपुर जोड़ दीजिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ और बातें पढ़ते हैं, कुछ और चीजों पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो सर हमें यह पता पड़ा कि हमारा स्टैंडर्ड, माफ कीजिएगा, हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन कौन सा है, हमारी मानक समय रेखा कौन सी है। तो सर हमारी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो है 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सर ये कितने राज्यों से होकर के जाता है, ये कितने स्टेट से होकर के जाता है? तो सर ये 5 राज्यों से होकर के जाता है, ये 5 स्टेट से होकर के जाता है। कौन कौन से राज्य हैं सर? इसकी शुरुआत होती है यूपी से, यूपी के बाद ये इलाका आता है एमपी, एमपी के बाद ये इलाका आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है जी ओडिशा, और ओडिशा के बाद एक जो इलाका आता है ये है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। इतने क्षेत्रों से होकर के ये जाती है, इतने इलाकों से होकर के ये जाती है। ये राज्यों के नाम बहुत जरूरी हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर जीएमटी से हम कितना आगे हैं सर? +530 जीएमटी। ठीक, इसे कब एक्सेप्ट किया गया? तो सर इसे 1 सितंबर 1947 में एक्सेप्ट किया गया। फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और वो ये पूछेगा जी सवाल कि ये बताइए कि ये जो लाइन है स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इससे पहले भारत में 3 टाइम जोन हुआ करते थे। इससे पहले इंडिया में 3 टाइम जोन हुआ करते थे। एक था भारत में बॉम्बे टाइम जोन, ठीक है, एक था भारत में मद्रास टाइम जोन, और एक था भारत में कलकत्ता टाइम जोन। तो 3 टाइम जोन हुआ करते थे, बॉम्बे टाइम जोन, मद्रास टाइम जोन और कलकत्ता टाइम जोन। ये पहले 3 टाइम जोन हुआ करते थे दोस्तों, ये 3 टाइम जोन हमें देखने के लिए मिलते थे। ठीक, अब एक छोटा सा पॉइंट और है, छोटा लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल कई बार आपने सुना होगा कि भारत का देशांतरीय अंतर कितना है? भारत का देशांतरीय जो अंतर है, जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, वो आखिरकार कितना है? देशांतरीय अंतर कितना है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है? तो अब इस बात को जरा ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना कि देशांतरीय अंतर का मतलब क्या होता है, आखिर लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखो हमने ये पढ़ा है सर, हमने ये पढ़ा है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है किबिथु, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, सॉरी गुहार मोती, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है यह किबिथु, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो इन दोनों के बीच में 29 डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री। हम सभी जानते हैं कि सर 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 29 डिग्री में 116 मिनट, लगभग 2 घंटे। तो अगर कभी भी आपसे यह सवाल पूछा जाए कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु में कितने घंटे का अंतर है, इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में कितना डिफरेंस है, तो आप जवाब दोगे कि 2 घंटे का अंतर है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। मतलब यह है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में आपको सुबह 6 बजे सूरज दिख रहा है तो किबिथु में आपको सुबह 8 बजे सूरज दिखेगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्य अस्त हो रहा है तो किबिथु में 2 घंटे बाद अर्थात 6 बजे सूर्य अस्त होगा। अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज दिखेगा तो सुबह 6 बजे ही आपको सूरज दिख जा रहा है, सनराइज हो जा रहा है। लेकिन गुजरात के गुहार मोती तक आते आते 2 घंटे पीछे हो गए, तो पता पड़ा सूरज सुबह 8 बजे दिख रहा है। यही कारण है कि बार बार
उत्तर पूर्वी राज्यों के द्वारा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के द्वारा ये डिमांड रखी जाती रही है, ये मांग रखी जाती रही है कि हमें एक अलग समय जोन दिया जाए और भारत में एक दूसरा टाइम जोन बनाया जाए। बट अब तक इस बात को नहीं माना गया है। अब तक इस बारे में हम सिर्फ अनुसंधान कर रहे हैं, हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, और हम डे लाइट सेविंग टाइम कि 1 घंटे घड़ी को आगे कर दो जब ठंड का मौसम है, फिर गर्मी में पीछे कर दो, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं। ठीक, हम नहीं करते, दूसरे देश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये मामला हो गया, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। सब कुछ लिखा है, परेशान बिल्कुल मत होना, हर एक चीज लिखिए। क्या है दोस्तों, अभी हम पीपीटी का कम यूज कर पा रहे हैं। कारण ये है पीपीटी का कम यूज करने का कि मैक्सिमम चीजें ना समझाने वाली है। अधिकांश जो बातें हैं ना, मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है वो अभी समझाने वाले बिंदु है। तो उस पे जितना आप समझ पाओगे फिर तो पीपीटी में सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे हम बढ़ें उससे पहले एक छोटे से टॉपिक पर हमें और बात करनी है, एक छोटे से पहलू पर हमें और डिस्कस करना है। और ये पहलू है दोस्तों, ये जो पहलू है ये है कश्मीर और कन्याकुमारी। कश्मीर और कन्याकुमारी, आइए इस बारे में बात करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आप कश्मीर और कन्याकुमारी को देखो तो दोनों लगभग एक जैसे अक्षांश पर स्थित हैं। दोनों लगभग एक जैसे देशांतर पर स्थित है, माफ कीजिएगा। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लॉन्गिट्यूड पर हैं। अगर यहां पर आप देख लो तो ये श्रीनगर वाला इलाका आ जाएगा, या फिर चलो यहाँ पे 2 मिनट ये लेते हैं श्रीनगर, और यहाँ हमारा कन्याकुमारी वाला इलाका है। अगर आप एक लाइन यहां से ड्रॉ करोगे तो लगभग आपको सीधी लाइन मिल जाएगी। दोनों एक ही देशांतर पर लगभग स्थित हैं। तो एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि कश्मीर और कन्याकुमारी में समय में कोई अंतर होगा क्या? समय में समय का अंतर होगा क्या? क्या यहां पर किसी भी प्रकार के टाइम का डिफरेंस होगा? क्या यहां पर टाइम का डिफरेंस होगा? जवाब आता है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। समय का कोई अंतर नहीं होगा, टाइम का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। कश्मीर और कन्याकुमारी में कोई भी अंतर नहीं होगा। मतलब अगर यहां एक देशांतर पर समय नहीं बदलता, अगर यहां दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो यहां पर भी दोपहर के 12 ही बजे होंगे। ठीक है सर। तो दूसरा सवाल जो पूछा गया वो ये है कि कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन की अवधि, दिन की अवधि में कोई अंतर होगा क्या? प्रश्न पूछा गया कि डे लाइट ड्यूरेशन, डे लाइट ड्यूरेशन में कोई डिफरेंस होगा क्या? तो जवाब है यस, बिल्कुल होगा। अब समझते हैं ऐसा क्यों होगा। देखो, डे लाइट ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डे लाइट ड्यूरेशन? डे लाइट ड्यूरेशन का मतलब है कि कितने समय तक प्रकाश रहता है। हम कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में शाम के 7 बजे तक भी सूरज निकला है, मतलब हम कहते हैं दिन बड़े हो रहे हैं। ठंड के दिनों में शाम को 6 बजे ही सूरज डूब जाता है, हम कहते हैं दिन छोटा हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, दिन और रात की अवधि। रूल ये है कि जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं, रूल ये है कि जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ये तय है कि जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है, जो दिन और रात की अवधि है, उसमें हमेशा आपको परिवर्तन देखने मिलेगा, उसमें हमेशा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसमें हमेशा आपको परिवर्तन देखने मिलेगा, उसमें हमेशा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा।
भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये चीज बदल जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसा बताओ ना कि ज्यादा होती है कि कम। नहीं, ऐसे नहीं बता सकते हम, ऐसे बिल्कुल नहीं बता सकते। ज्यादा और कम डिपेंड करता है कौन सा मौसम चल रहा है। अगर मान लो कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है, नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही है, तो गर्मी के दिनों में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। तो गर्मी के दिनों में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, समर सीजन में आप इक्वेटर से पोल की तरफ जितना ज्यादा मूव करोगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे, जो दिन की अवधि है वो बढ़ती ही जाएगी और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते 24 घंटे का दिन होने लगेगा। लेकिन मान लो उत्तरी गोलार्ध में ठंड है, दिसंबर का मौसम है, तो दिसंबर के मौसम में जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, तो आप देखोगे कि दिन छोटे होते जा रहे हैं और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते 24 घंटे की रात होने लगेगी। तो अब ये रूल लगा दो कश्मीर पे और कन्याकुमारी पे। देखो कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में पूरे साल भर कोई अंतर नहीं रहता, मुश्किल से 20-30 मिनट का अंतर रहता है। लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा से बहुत आगे नहीं है, भूमध्य रेखा 0 है और ये 8 डिग्री पे है। तो यहां 12 घंटे का ही दिन होगा और 12 घंटे की ही रात होगी। लेकिन जब आप कश्मीर पहुंचते हैं तो लगभग आप 35 डिग्री पे आ जाते हैं। तो यहां बहुत अंतर होता है। गर्मी के दिनों में 13-14 घंटे का दिन हो जाता है, ठंड के दिनों में सिर्फ 9 घंटे का दिन बचता है। तो याद रखना कश्मीर और कन्याकुमारी समय में कोई अंतर नहीं होगा। अगर दोपहर के 12 कश्मीर में बजे हैं तो दोपहर के 12 कन्याकुमारी में भी बजेंगे। अंतर होता है दिन और रात की अवधि में। कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर देखने मिलेगा। कश्मीर में डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, वेयर एज ये अंतर आपको कन्याकुमारी में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के पास है। कन्याकुमारी इज नियर द इक्वेटर। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेक श्योर कि आपको ये याद रहे। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए एक अगले हिस्से पर बात कर लेते हैं, लास्ट पार्ट पे बात कर लेते हैं और ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। और वो हिस्सा है भारत की वर्तमान स्थिति, इंडिया की करंट कंडीशन किस प्रकार की है, इस बारे में ये बात करेंगे हम। ठीक, कि वर्तमान भारत का नक्शा कैसा है। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात याद रखना, मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। मानचित्र आधारित जो प्रश्न है, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मानचित्र आधारित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे सर मैप बेस्ड क्वेश्चन में क्या ही पूछा जाता है, छोटी छोटी बातें कि भारत के कितने राज्य तटों पर है। 9 राज्य हैं सर, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो आसान है। लेकिन एक बार प्रश्न पूछा कि भारत के कितने राज्यों की राजधानियां तटीय हैं, हाउ मेनी कैपिटल्स ऑफ इंडिया आर कोस्टल। तो अब देख पाए कि सर गांधीनगर तो नहीं है, लेकिन मुंबई है, पणजी है, यहां देखें तो तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई है, लेकिन अमरावती हैदराबाद अंदर है, भुवनेश्वर भी थोड़ा अंदर है, कलकत्ता भी थोड़ा सा अंदर ही है। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो अभी हमारे देश की स्थिति ये है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 2019 में हमने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया और उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। वहीं दूसरी तरफ 2020-26 जनवरी में हमने दमन दीव और दादर और नागर हवेली को एक कर दिया। इन दोनों का हमने आपस में विलय कर दिया। तो इतने काम हम करते रहते हैं, इतने सारे काम हम करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, राज्य तो हम पढ़ेंगे ही आगे जाकर के, लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर, यहाँ चंडीगढ़ नंबर 3, दिल्ली नंबर 4। उसके अलावा दादर नागर हवेली दमन और दीव नंबर 5, पुडुचेरी नंबर 6, लक्षद्वीप नंबर 7 और अंडमान और निकोबार नंबर 8। ये याद होना चाहिए। अब अगर हम इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखें, अगर हम 8 यूनियन टेरिटरीज को देखें तो हमें समझ में आता है कि इसमें से 4 जो हैं वो तटीय हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें से 4 जो हैं वो कोस्टल हैं। 4 जो हैं वो तटीय हैं, 4 जो हैं वो कोस्टल हैं। कौन कौन से हैं जी कोस्टल? तो सर अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और दमन दीव दादर नगर हवेली। देखो दमन और दीव कोस्टल है, दादर नगर हवेली तो अंदर की तरफ है, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली ये समुद्री सीमा नहीं बनाते, ये ओशियन बाउंड्री नहीं बनाते। ठीक है जी। अगर हम भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। सबसे छोटे राज्यों में गोवा आता है। सबसे छोटे राज्यों में गोवा आता है। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हम इनकी कैपिटल की भी बात कर लेते हैं, कैपिटल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अंडमान और निकोबार का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान और निकोबार का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। जो चंडीगढ़ है इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। दादर नगर हवेली दमन दीव का मुख्यालय दमन में है। दिल्ली नई दिल्ली में है। जम्मू और कश्मीर जो है दोस्तों वो श्रीनगर। लद्दाख जो है लद्दाख वो लेह में आता है। ठीक है, लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कवरत्ती है और पांडिचेरी जो है इसका पुडुचेरी, पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी हो गया तो पुडुचेरी का हेडक्वार्टर पुडुचेरी है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो केस है ना वो पौंडीचेरी का ही है। पौंडीचेरी का केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पौंडीचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहां कहां पर? सर ये तमिलनाडु में है। सर तमिलनाडु के अलावा ये आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के अलावा ये केरल में। तमिलनाडु में इसके 2 हिस्से हैं, पौंडीचेरी और कराईकल। आंध्र प्रदेश में इसका यनम वाला हिस्सा है और केरल में इसका माहे वाला हिस्सा है। केरल में इसका माहे वाला हिस्सा है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पौंडीचेरी कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो पौंडीचेरी 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश, यनम, केरल में माहे और जो तमिलनाडु है यहाँ पौंडीचेरी और कराईकल। देखो दमन दीव में से दीव और दमन दोनों समुद्र के पास स्थित हैं। दादर और नागर हवेली जो है वो आंतरिक भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर आता है, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर आता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। ये जो हमारा टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसमें हमने भारत के सामान्य परिचय की बात कर ली, एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने इंडिया का पढ़ लिया। अगले चैप्टर में हमें भारत की सीमाओं के बारे में बात करनी है, इंडिया के बॉर्डर के बारे में बात करनी है और वहीं पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाएंगे, वहीं पर हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।